हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के। तो हम BCHCT 133 दिसंबर 2024 के सेशन का एग्जाम पेपर लेके आए हैं। इसको हम सोल्व करेंगे आज। ये दो पार्ट में आता है गाइस। पहले पार्ट में केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के टॉपिक होते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये भी दो पार्ट में होता है। एक आप जो सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे उसमें आई थिंक 135 के अंदर आता है इसका पार्ट 2। पार्ट 1 अपने को इसमें कंप्लीट करना होता है। तो चले गाइज इसको सोल्व करते हैं। आज इसका पार्ट ए देखते हैं। सो गाइज पार्ट ए अपने पास है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली क्या होता है भैया, इसमें 7 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अपने को क्या करना होता है, एनी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं जो 5 मार्क्स के हैं। अब इन 5 के अंदर भी अपने पास क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मतलब बेसिकली क्या मिलते हैं, जैसे ए पार्ट बी पार्ट है ना, इनके पार्ट्स मिलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं फर्स्ट का ए पार्ट अपने को क्या बोल रहा है। फर्स्ट का ए पार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले अपने को स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है और इनका एग्जांपल देना है एक एक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पाथ टेकन टू रीच द स्टेट, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल हम बात करें, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और भी लिख सकते हो आप इसको। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। ये जितने भी होते हैं किसके पार्ट होते हैं, स्टेट फंक्शन के पार्ट होते हैं, सॉरी स्टेट फंक्शन के टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो अपना होता है पाथ फंक्शन। अब जैसे नाम से ही पता है पाथ, तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो स्पेसिफिक पाथ पे डिपेंड करती है बेसिकली, है ना। और पार्टिकुलर जो स्टेट होती है उस तक पहुंचने में, एग्जांपल वर्क हीट। अब ये तो आपको पता होगा कि वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, पाथ पर डिपेंड करेगा ही। इसको चलो और थोड़ा अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको अगर 5 नंबर में ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सो लेट अस से कि हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है अपने पास, इसमें इनिशियल जो अपने पास क्या है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 है। देन अपना ये सिस्टम चेंज होता है इस स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक, जिसमें प्रेशर क्या होगा P2, वॉल्यूम क्या होगी V2, टेम्परेचर क्या होगा T2 एंड क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसमें चेंज हो गए, N2 में। नाउ इसमें गाइज एक को भी हम चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करें प्रेशर पूरा चेंज हुआ P1 से T1। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में चेंज नहीं आया है ना। सिर्फ किस में चेंज आया है, वॉल्यूम V1 से V2 हो गई, इन दोनों में चेंज नहीं आया है, P1 के अंदर और T1 के अंदर। तो वॉल्यूम क्या हो गई, V1 से V2 हो गई और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गई। सो ये दोनों में चेंज आया है। तो ये भी एक सिस्टम का पार्ट हो सकता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। ये चारों भी चेंज हो सकते हैं, कोई एक भी चेंज हो सकता है, कोई दो भी चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो। नाउ तो चलो अपन इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेट फंक्शंस होंगे अपने, वो क्या क्या होंगे, डेल्टा P, है ना। प्रेशर के अंदर जो चेंज आया है वो देखो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, बट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस, है ना। तो डेल्टा V होता है, डेल्टा T होता है ना। और साथ में अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज आया है वो सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। और क्या होते हैं अपने पास, एंट्रोपी जिसको हम S से डिनोट करते हैं, और एंथैल्पी जिसको हम H से डिनोट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, और इंटरनल एनर्जी जिसको डेल्टा U से डिनोट करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं अपने पास, ये अपने क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। फिर आते हैं पाथ फंक्शंस। ये क्या होते हैं अपने पास, वर्क डन। अब इसका अगर हमने एक एग्जांपल लिखा है तो चलो इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि किस टाइप से ये होता है, ठीक है। हम एक ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V का ग्राफ। ये अपने पास P का ग्राफ एंड ये है अपने पास V वॉल्यूम का ग्राफ। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। सो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, मान लो ये हमने इनिशियल पोजीशन ले ली, है ना, इनिशियल पोजीशन ले ली एंड ये हमने फाइनल पोजीशन ले ली। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है, अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे पॉइंट A, इसको बोल देता हूँ पॉइंट B। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में हमने पहला पाथ चूज किया है ये, है ना। मान लो ये है अपने पास पोजीशन पूरी, तो ये पोजीशन तक गया है। दूसरा हमने क्या किया है अपने पास, दूसरा हमने ये पाथ चूज किया है। तो ये हो गया पाथ A, ये हो गया अपने पास पाथ B। अब अगर आप ध्यान से चेक करो, जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PV, ठीक है जी। तो ये जो PV होता है ना, बेसिकली इसके नीचे का जो एरिया होता है, देखो PV ग्राफ जो है उसके नीचे का जो एरिया होगा ना, वो क्या डिनोट करेगा, अपना वर्क डन डिनोट करेगा। अब इस पाथ के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा इसके नीचे का, समझ रहे हो। बट इस पाथ के लिए क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, ये नीचे वाला, समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोनों केसेस में देखो एरिया क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। एरिया जब अलग अलग आ जाता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि चेंज हो गया ना वर्क, तो वर्क चेंज हो गया तो देखो पाथ चेंज होने की वजह से वर्क चेंज हो गया, तो इसलिए इट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन।
ना यहाँ पे जो अपने पास ये, जैसे मान लो हम बात करें इंटरनल एनर्जी की बात करें, और ये जो है प्रेशर वॉल्यूम, ये कैसे चेंज नहीं हुए? देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम होगी, समझ रहे हो, यहाँ पे एक वॉल्यूम होगी। अब चाहे ये इस पाथ से आए, चाहे इस पाथ से आए, चाहे इस पाथ से आए, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम का जो चेंज है, देखो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है, समझ रहे हो। वॉल्यूम चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, बट डेल्टा वी इज कॉन्स्टेंट यार, डेल्टा वी इज कॉन्स्टेंट, V2 माइनस V1 ये रहेगी, चाहे इस यहां से लेकर यहां तक, चाहे आप किसी भी पाथ से आ जाओ, आप इस पाथ से आ जाओ भैया, लोग यहां पे आना है, लेकिन है ना, यहां पे जैसे आप इस पाथ से आओगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास वॉल्यूम चेंज तो भैया आ रहा है ना, डेल्टा वी V2 माइनस V1। तो क्योंकि जब ये चेंज नहीं हो रही है वॉल्यूम, तो ये भी एक क्या होगी, स्टेट फंक्शन हो गई। अब स्टेट फंक्शन कोई भी हो वो चेंज नहीं होगा पाथ के चेंज होने से। ऐसे हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, क्या होती है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी जो आपकी होती है ना, वो क्या होती है, वो इंटरनल मैटर होता है ना। वो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई अपना एक सिस्टम है ना, इसके अंदर ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, है ना, इस पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इन पार्टिकल्स का मोशन, की किस मोशन से भग रहे हैं, कितनी वेलोसिटी इनकी है, वो होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों से ही मिलकर आपकी क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटरनल एनर्जी भी जो होती है, ये भी एक क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इंटरनल मैटर है, इंटरनल अमाउंट है, कहते हैं ना भैया घर के किसी इंटरनल मैटर में नहीं पड़ना चाहिए किसी के घर के, वैसे ही पाथ से इनके इंटरनल मैटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक टाइप है ना गाइस। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो यार, मैंने आपको इतनी चीजें बता दी कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा ना, आप भरपूर इसमें लिख के आ सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है जी। फर्स्ट का बी पार्ट क्या है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी टेम्परेचर बढ़ाने में 100 ग्राम कॉपर का 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर गिवन है अपने को। तो सबसे पहले तो आप चेक करो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर होती क्या है। चलो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस अपने पास है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको समझनी है। अब ये क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ हीट होती है। क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट, जो कि क्या होती है, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब देखो ध्यान से ये चीजें आपको देखनी है, यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने में, और कितना टेम्परेचर रेज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन। अब आप कहोगे कि ये तो अलग अलग है ना, बट देखो चेंज जो है ना वो बात है, 1 डिग्री सेल्सियस भी उतना ही चेंज होता है और 1 केल्विन भी उतना ही चेंज होता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो 298 केल्विन से 299 हो गया, तो भी तो 1 केल्विन का फर्क आया ना, और इसमें फर्क कितना आया होगा, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का ही फर्क आया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो जो चेंज होता है वो दोनों का सेम होता है, इसीलिए या तो 1 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो या 1 केल्विन टेम्परेचर आप लिख सकते हो। तो इसमें जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिएगी किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ना यार, वो 2 टाइप की होती है। वो क्या होती है, अपनी मोलर भी हो सकती है और नॉर्मल मास की भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे अपने को मास की बात कर रखी है और क्वेश्चन में भी अपने को मास पूछ रखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे, है ना। अब मास का क्या है, तो उसमें हम केजी लेते हैं ऐसा यूनिट में। अब एक होती है मोलर। मोलर के अंदर क्या होता है कि वहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात होती है। देखो चीज वही है, बट यहाँ पे यूनिट मास की बजाय हम 1 मोल ले लेते हैं। अब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, उसमें जितनी हीट रिक्वायर होगी उसको बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको भी हम सी से लिखते हैं। नाउ ये 2 टाइप से हो सकती है, देखो यार कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो सकती है मोलर वाली, और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस किस पे हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस कांस्टेंट प्रेशर वाली को बोलते हैं सीपी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाली को बोलते हैं सीवी, और इन दोनों की रिलेशन होती है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब ये आर क्या है, ये जो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं ना, उसमें जो आर गैस कांस्टेंट होता है ना, यही है यहाँ पे आर, इट इज अ गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314। अब ये जूल पर केल्विन पर मोल में होती है, इसकी एसआई यूनिट रखते हैं इसमें, है ना। तो ये थी आपकी। अब देखो एक का, अब यहाँ पे चलो आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, इसमें अब आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर बात आप करो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिएगी, सबसे पहले तो कितने ग्राम है, कितने ग्राम है भैया, यूनिट मास की बात हो रखी थी इसमें कितने ग्राम है, अपन ये बात करेंगे। ये है अपने पास 100 ग्राम, तो इसको अगर मैं चेंज करूं किस में, केजी के अंदर, तो 0.1 केजी हो जाएगा, क्योंकि अपने को किस में लिखना है भैया, अपने को रखनी है एसआई यूनिट में। समझ गए? 1 डिग्री सेल्सियस चेंज था, यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, डेल्टा टी की बात करेंगे ना। देखो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के ऊपर बात कर रखे थे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो कितने की बात करेंगे, यहाँ पे कितना है 70 - 20 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन भी आप रख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो
1 kg के मास, ये यूनिट मास होता है, और 1 डिग्री सेल्सियस में होती है इतनी, तो इतने kg मास और इतने डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे ना डायरेक्ट। तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, कितने का, इतने मास का, और मल्टीप्लाइड बाय जो एक में यूज होती है 390 जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको, पर केल्विन पर केजी, या फिर जूल पर केजी और केल्विन साथ में लिख दो, क्योंकि ये इसके भी डिवाइड में दोनों ही आ गए ना, तो ये चीज़ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूले में क्या होता है, वही Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एन नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्योंकि एम की बात हो रखी है तो यहाँ पे एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। मास, अब मास को में हम पुट करेंगे 0.1 kg, है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये जो अपने को गिवन है, और 50 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप मत ही लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो, चलो केल्विन लिख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि केल्विन लिखते हैं ना, क्योंकि केल्विन अपन इसके यूनिट के अंदर रखते हैं, हमेशा केल्विन ही यूज होता है, तो आप केल्विन ही रख के चलो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, इतने जूल आ जाएगा। जब इसको हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ऑब्वियसली अपॉन 1000 होता है ना किलो जूल में चेंज करने के लिए, तो वो यही हो जाएगा। ना भाई सेकंड पार्ट जो, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट जो अपने पास है, क्या गिवन है, अपने को डिराइव करना है एक रिलेशनशिप किसकी, टेम्परेचर की और प्रेशर की, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए ये होती है अपने पास T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये अपने पास होती है किसकी, एडियाबेटिक के लिए होती है ना। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करना है अपने को, पहले एक्सप्रेशन दे दिया है तो अपने को क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है टेम्परेचर के और प्रेशर के बीच में, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं इसको। तो क्या है अपने पास, एडियाबेटिक प्रोसेस गिवन है, उसकी इक्वेशन तो अपने को गिवन ही है ना। उसके बाद अपन जब गैस लो यूज करेंगे तो ये तो पता ही आपको PV इक्वल टू nRT होता है ना। 4 लॉज थे अपने पास, कौन कौन से थे, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गैलो-सैक्स लो, है ना, और एवोगाड्रोस लो। ये चारों लो को मिला के अपने पास एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन की। तो यहाँ से वॉल्यूम की इक्वेशन अपन क्या रख सकते हैं, nRT अपॉन P को इधर लाके ये वॉल्यूम की इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे मान लिए है ना, जो अपने को गिवन ही थी बेसिकली, उसके अंदर जैसे ही हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी गामा माइनस 1 क्या है, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो अपने पास ये बन के आई है ये कॉन्स्टेंट हो गई, है ना। नाउ हम यहाँ पे ना कॉन्स्टेंट टर्म को हटा सकते हैं क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसके अंदर ना तो हम n को यूज चेंज कर सकते हैं, और r तो वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है, n और r तो दोनों वैसे ही कॉन्स्टेंट है ना मेरे भाई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर की जो पावर है ना, यहां से हम कॉन्स्टेंट टर्म को हटा सकते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये अपने पास है T एंड P, है ना। नाउ ये अपने पास जो आया है इसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। इस T के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी और P के ऊपर ये पावर इन्वर्स करके आ जाएगी, P के ऊपर ये पावर इन्वर्स करके आ जाएगी। अब ये T और T दोनों सेम ही तो है, टेम्परेचर ही तो है। तो देखो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये T यहाँ पे क्या पावर 1 है, तो ये पावर जब इसकी ऐड होगी 1 प्लस गामा माइनस 1, तो 1 माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, गामा। और ये है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा। तो देखो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आ गया ना एक रिलेशन, यही अपने को फाइंड आउट करना था। ये कुछ नहीं करना था, ये जस्ट आपकी क्या थी, आपको बस ये पता होना चाहिए, और उसके बाद आपकी कुछ नहीं है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है ना वो है। अब यहाँ पे नंबर्स पे नहीं है, यहाँ पे किस पे है, वेरिएबल्स पे है, P पे है, V पे है, N पे है, R पे है, T पे है ना, इस बेसिस पे है। तो ये चीज़ आपको पता है। और एक ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट टर्म अगर है तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। तो ये अपने पास सेकंड का ए पार्ट था। नाउ गाइज मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना है सेकंड का बी पार्ट। इसमें क्या है अपने पास, एंथैल्पीज गिवन है कंबशन की, मीथेन की, ग्रेफाइट की, हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले तो हम गिवन में यही लिख लेते हैं, है ना। गिवन के अंदर अपने पास क्या क्या है, एंथैल्पीज हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे, एक गिवन है, दूसरी गिवन है, तीसरी गिवन है रिस्पेक्टिवली। मतलब मिथेन वाली क्या है, पहली वाली है, ग्रेफाइट वाली दूसरी वाली है, और हाइड्रोजन वाली है तीसरी वाली है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 के अंदर यूज होने वाली अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। ये CH4, ये ऑक्सीजन, ये देखो कंबशन रिएक्शन हमने लिख ली। तो CH4 की कंबशन रिएक्शन क्या है, ये है ना। उसके बाद ग्रेफाइट ये है, और हाइड्रोजन की तो ऑब्वियसली कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, है ना। यही होती है कंबशन का मतलब, या उस एक जो अपने पास आया है ना, जिसके हम कंबशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसको बेसिकली बर्न करना, उसको डिकम्पोज कर देना। डिकम्पोजिशन तो अलग होती है, कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर देना, बर्न कर देना। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, हेस्लो यूज करेंगे। हेस्लो क्या बोलता है, सो इसको है ना अपन अच्छे से ही समझ लेते हैं।
है ना, हेस लॉ को। अब ये अपने पास क्या बोलता है, ये अपने को कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी होती है ना भैया, क्या होती है भैया, टोटल एंथैल्पी क्या है भैया, टोटल एंथैल्पी का जो चेंज आता है डेल्टा एच, टोटल एंथैल्पी का चेंज जो डेल्टा एच है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा, वो सेम होगा। और ये क्या बोलता है अपने को, दिस लॉ अलाउज अस टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर कंप्लीट रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को, कंप्लीट रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है उसको कैलकुलेट करने में हेल्पफुल कर, देखो इसको बता देते हैं। जैसे कंप्लीट रिएक्शन है ना, इसकी एंथैल्पी जो है ना, उसको हम इंडिविजुअल जो स्टेप्स के अंदर एंथैल्पी हुई है ना, उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है अपने पास बेसिकली हेस लॉ। क्या बोलता है, जो एंथैल्पी चेंज है, टोटल एंथैल्पी चेंज, वो हमेशा सेम रहती है। तो उसको हम जो इंडिविजुअल स्टेप्स के अंदर जो एंथैल्पी चेंज आई है ना, उनको सम करके, उनका सबमिशन करके हम उसको लिख सकते हैं। ये बोलता है बेसिकली अपना हेस लॉ। तो इस हेस लॉ की हेल्प से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यूज़ करनी होती है कि जो कंबशन की अपने पास रिएक्शन होती है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंबशन की जो एंथैल्पी होती है उसका नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली यार फॉर्मेशन करते हुए जो कंबशन करते हैं ना, कंबशन करते हुए फॉर्मेशन का उल्टा ही होता है। देखो मान लो हम कंबशन करेंगे किसी एक चीज़ का, उसको जला देंगे, उसको वापस बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, तो यार रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब उल्टी रिएक्शन लेनी पड़ेगी ना, इसलिए हम माइनस करते हैं। याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं। नाउ चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें गिवन हमने लिख लिया है ना, गिवन हमने लिख लिया। उसके बाद हेस लॉ का जो फॉर्मूला था वो आप देख लो, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ CH4 माइनस कंबशन की अपने को रखनी है और ऐड करनी है इंडिविजुअल स्टेप्स की। कार्बन जो ग्रेफाइट है और जो H2 है, अब इसकी रिएक्शन से आपको पता चल जाएगी ये चीज़। ये रही अपने पास रिएक्शंस। देखो ग्रेफाइट से आप बना सकते हो CO2 एंड H2 से भी आप क्या बना सकते हो, H2O। ये दोनों यहाँ पे जो है ये इंडिविजुअल स्टेप्स बनाने की है ना। देखो इसका बनाने का ये रहा स्टेप और इसका बनाने का ये रहा स्टेप, तो इंडिविजुअल है ना ये। अब इन दोनों के स्टेप्स को मैं ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन की भी तो बात हो जाएगी, बट साथ में मेरे को इसकी भी जो कंबशन हो रही है, इसका कंबशन हो रहा ना, उसको अपोजिट करके इसका भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर ये फॉर्मूला है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है जो कि अपने को गिवन है, सारी गिवन है, इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। चलो नाउ वैल्यू पुट करने के लिए CH4 फॉर्मेशन जो है अपने पास किसकी, CH4 की, उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी है माइनस ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ CH4 हमने देख ली। उसके बाद प्लस अपने को करना है सब इंडिविजुअल स्टेप्स की। अब यहाँ पे प्लस हमने कैसे किया आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात पहले भी बता दी आपको, ग्रेफाइट से CO2 बनने की, इसमें भी CO2 है ना, तो इसका इंडिविजुअल स्टेप हो गया। H2O है इसमें, तो इसका इंडिविजुअल स्टेप हो गया है ना। नाउ ये अपने पास है, तो इसकी करने के लिए अपने को करना है, नाउ अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, हाइड्रोजन को। इसको क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब हम रिएक्शन लिखते हैं ना ओवरऑल, वो क्या होती है, C ग्रेफाइट फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख रहे हैं हम CH4 की, ग्रेफाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं रिएक्ट H2 से, 2H2 से। देखो यहाँ पे H2 का कोफिशिएंट क्या है, 2, और एक H2 की दे रखी है अपने को, देखो एक H2 की गिवन है अपने को, समझ रहे हो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ये बनेगा क्या, CH4, क्या बन जाएगा, CH4 गैस। ठीक है जी, तो ये अपने पास फॉर्मेशन की रिएक्शन थी, तो फॉर्मेशन में H2 के 2 मोल यूज हुए थे, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -74.8। देखो इनमें स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, इनमें स्लाइटली जब थोड़ा बहुत चेंज आता है तो ये ना 72 से लेकर 75 तक के बीच में वेरी करती है ये वाली जो वैल्यू है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से तो ये यही आंसर आएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे सेकंड फर्स्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो गाइस थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट क्या गिवन है अपने को, एक रिलेशनशिप ड्राइव करनी है अपने को। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, और ये क्या है, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स हों तो उनके लिए अपने को डेल्टा यू और डेल्टा एच का क्या एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब देखो यार इसके लिए ना आपको यार इसके कम से कम थर्मोडाइनमिक्स के और जो इक्विलिब्रियम वगैरह के होते हैं ना, केमिकल एनर्जेटिक्स के, इनके फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले आपको लिख लेते हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं आपको वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का, H इक्वल्स टू, H को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, तो एंथैल्पी लिख देते हैं इसको, तो H इज इक्वल टू U प्लस PV, बट H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसको हम डेल्टा H से लेके चलते हैं ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, इधर अगर हमने डेल्टा लिया तो इधर भी पूरा होगा, तो ये डेल्टा PV।
अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी, जो कांस्टेंट नहीं होगी, जैसे मान लो v कांस्टेंट नहीं है तो p कांस्टेंट है तो p डेल्टा v हो जाएगा। अगर v कांस्टेंट चल रही है तो v डेल्टा p हो जाएगा, है ना। तो ये होता है एक फॉर्मूला। तो जहाँ पे डेल्टा u क्या है अपने पास, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, और v p क्या है अपने पास, प्रेशर है, और v क्या है अपने पास, वॉल्यूम। तो एक ये फॉर्मूला होता है अपने पास डेल्टा h का एंथैल्पी का। ऐसे ही एक फॉर्मूला अपने पास आता है एंट्रोपी का, किसका, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज आप लिखते हैं तो क्या आता है भैया, डेल्टा s। अब ये जो डेल्टा s है ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा s इक्वल्स टू q और नीचे t। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हो, है ना। तो डेल्टा q अपने पास क्या है, देखो एंट्रोपी चेंज डेल्टा s तो हमने लिख लिया। डेल्टा q क्या होता है, हीट जो अपन ने इसमें दी है, अमाउंट ऑफ हीट जो हमने यहाँ पे दी है, तो ट्रांसफर लिख सकते हैं, जो ट्रांसफर हुई है जो हमने दी है, ठीक है जी। उसके बाद एक और आता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है अपने पास, अब देखो यार आपको ना ये लग रहा होगा कि ये सारी जो टर्म्स हैं आप क्या क्या बोल रहे हो, हमें तो नहीं पता। तो चलो आपके लिए इसकी एक वीडियो हम बना देंगे, ये सारी टर्म्स ये सारे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, है ना। कम से कम इसका बेसिक तो आपको बताएं कि अगर 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको लिख के आ सको। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, एच वही एंथैल्पी के लिए, टी क्या है टेम्परेचर के लिए, एस किसके लिए, एंट्रोपी के लिए, किसके लिए है, एंट्रोपी के लिए, ठीक है जी, समझ में आया। तो इसको हम डेल्टा फॉर्म में लिखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही रखते हैं, टी डेल्टा एस, तो ये इस टाइप से होता है बेसिकली। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने देखो यूज़ किया हुआ है डेल्टा एच वाला फॉर्मूला, क्योंकि देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में निकालना है, तो ये तो हो गया एक डन, समझ में आ गया। बट रिलेशन किसके बीच में निकालना है, गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट होने चाहिए। तो क्योंकि गैसियस रिएक्टेंट्स के अंदर जो आइडियल गैस होती है वो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है, तो पी और वी जो है अपने पास जो प्रेशर वॉल्यूम है उसका डेल्टा अगर हम चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका डिफरेंशियल फॉर्म ले रहे हैं, बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म तो नहीं है, ज़्यादातर क्या है चेंज इन फॉर्म है ना, तो डेल्टा ले लेते हैं, तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है और एन नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो क्योंकि एन आर कॉन्स्टेंट हो गए तो बाहर आ गए, डेल्टा टी अपन ने ले लिया। क्योंकि हम इसमें डिफरेंशियल फॉर्म हमने क्यों बोला था, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म के ही जनरल जो वो होते हैं प्रॉपर्टीज वो ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ रही है ना। तो पी वी डेल्टा पी वी की जगह हम क्या लिख देंगे, एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ये हो गई अपने पास रिलेशन किसकी, यू की और डेल्टा एच की, किसके उसमें देखो। अब क्योंकि यहाँ पे एन आर डेल्टा टी है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं, आर गैसेस कांस्टेंट है और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में चेंज। रिएक्शन जो गैसेस इन्वॉल्व करती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्योंकि टेम्परेचर चेंज की बात करी थी, टेम्परेचर चेंज की बात की थी ना, अब टेम्परेचर चेंज की बात करी थी क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हो, देखो आर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, अगर ये चेंज हो रहे हो तो क्या होगा, डेल्टा इसके आगे आ जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये इक्वेशन होगी, तो ये है अपने पास, है ना। उसके साथ साथ अगर डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये था अपने पास। नाउ गाइस थर्ड का बी पार्ट क्या अपने पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपने को लिखनी है केपी की, एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है जी। अब देखो इसका क्या है, हाँ ठीक है, तो ये किसके लिए, गैसेस के लिए, किसके लिए, गैसेस, ये गैसेस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो सारी की सारी किसके लिए है, गैस के लिए है। देखो भाई गाइस जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, अगर हम लिक्विड के लिए लिखें तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर गैस के लिए है तो गैस के लिए कंसंट्रेशन यूज नहीं होती, गैस के लिए क्या यूज़ होता है, प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर चीज़ हम यूज़ करके चलते हैं। तो मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद आप इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है ए, कैपिटल ए रिएक्टेंट है, ये इसका क्या है, आगे जो हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो है, ठीक है जी। बी बी ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी, ठीक है जी। तो ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो इसका जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे केपी, अब प्रेशर के हिसाब से है यहाँ पे क्योंकि हमने पी लिखा हुआ है ना। केसी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेकर जब चलते हैं वो किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए। तो यार लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, प्रेशर यूज होता है हमेशा गैस के लिए।
है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, न्यूमिनेटर में रखेंगे प्रोडक्ट वाली और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, और डिनोमिनेटर में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट रखेंगे कैसे, प्रेशर ऑफ सी की पावर, प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर इसका जो आगे का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाइड बाय, क्या करना है इसको अपन को मल्टीप्लाई में रखना है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई में रखेंगे तो साथ में क्या रखेंगे इसका, वही प्रेशर ऑफ डी की पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि स्मॉल डी है, डिवाइड में अब ये रखना है, सेम करना, कुछ नहीं करना, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। सो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है जी। अब रिएक्शंस के लिए क्या क्या है, देखो अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, हमने आपको जनरल टर्म बता दी। देखो H2 के लिए है, I2 के लिए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है हमें नहीं मैटर, यहाँ पे क्या है हमें नहीं मैटर, है ना, आगे क्या होना चाहिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, 1 है 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1, अब 1 में तो 1 है ना, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1, है ना, तो ये चीज़ है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कि क्या है पी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप, है ना, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया हुआ है। तो रिएक्शन दूसरी जो है हमारे पास, उसमें देखो NH3 के साथ क्या है 4, तो इसकी पावर हमने क्या ले रखी है 4, इसके 5 है तो इसकी पावर हमने क्या ले रखी है 5, इसकी क्या है 4 है तो इसकी क्या ले रखी है 4, इसकी क्या है 6 H2 है तो इसकी ले रखी है 6। पहले प्रोडक्ट लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा रिएक्टेंट। तो बहुत आसान है गाइस, एक बार आपको थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए, ये तो आपकी ट्रिक हमने बता दी है, इसके हिसाब से इसको सोल्व कीजिएगा। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट क्या बोलता है अपने को, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम एसीटेट इज स्पॉन्टेनियस, ये तो अपने को दे ही दिया, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये भी अपने को दे दिया। इज द प्रोसेस एंट्रोपी ड्रिवन और एंथैल्पी ड्रिवन, जस्टिफाई योर आंसर। ये चीज़ आपको समझने से पहले ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या होता है एंट्रोपी ड्रिवन और क्या होता है एंथैल्पी ड्रिवन, समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलो आपको वो समझाते हैं हम अच्छे से। सो गाइस किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर, है ना, थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होता है अपने पास, उसके अंदर जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्पॉन्टेनिटी बेसिकली डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड होती है, जो कि खुद किस पे डिपेंड होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यार डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड है जो खुद इन दोनों के ऊपर है। अब देखो अगर ये वैल्यू मैटर कर रही है तो इसका मतलब डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी मैटर कर रही है। अब अगर एंथैल्पी मैटर कर रही है ना, PHY एंथैल्पी अगर मैटर कर रही है तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ड्रिवन होता है। क्या होता है, एंथैल्पी ड्रिवन होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, अ प्रोसेस इज सेड टू बी एंथैल्पी ड्रिवन if the spontaneity of the process is primarily determined by the change in enthalpy। मतलब क्या है कि वो किससे डिटरमाइन की जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी से। अगर आप इसको लिखना चाहें तो चलो हम लिख भी सकते हैं, अ प्रोसेस इज सेड टू बी एंथैल्पी ड्रिवन इफ द स्पॉन्टेनिटी TANEITY स्पॉन्टेनिटी, है ना, ड्रिवन एंथैल्पी ड्रिवन इफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय एंथैल्पी। ठीक है जी, मतलब अगर एंथैल्पी के द्वारा डिटरमाइन किया गया हो डेल्टा जी से ही क्या फिर डिटरमाइन होगी अपने पास स्पॉन्टेनिटी। ठीक है जी, अगर इसके द्वारा ये मैटर कर रहा है ये फाइंड आउट करने में तो एंथैल्पी ड्रिवन, अगर डेल्टा एस मैटर कर रहा है तो एंट्रोपी ड्रिवन। अब डेल्टा एस क्या होता है भैया, एंट्रोपी होता है, आपको पता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ए प्रोसेस इज सेड टू बी एंट्रोपी ड्रिवन इफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय एंट्रोपी। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी की जगह क्या आ जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, यहाँ पे एंट्रोपी हो जाएगा। तो एक ही बात है, मतलब इसके द्वारा डिटरमाइन किया गया है तो एंट्रोपी ड्रिवन। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो गाइज, इस चीज को ना समझने से पहले एक और चीज आप समझो कि देखो अगर डेल्टा एच क्या है, या तो बहुत नेगेटिव और बड़ा है या पॉजिटिव लार्ज वैल्यू होनी चाहिए इसकी, है ना, या पॉजिटिव है और लार्ज वैल्यू है। समझ रहे हो, अगर ये दोनों ही है तो इसका मतलब लार्ज वैल्यू है ना, तो किससे डिपेंड होगा। देखो यार अगर मान लो मैं बात करूं कि ये है अपनी 500, है ना, और एंट्रोपी अपनी क्या है 30-40 है, तो ऑब्वियसली किससे डिटरमाइन होगा, किसकी वजह से डिटरमाइन होगा, इसकी वजह से। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि डेल्टा एच इज लार्ज एंड नेगेटिव और लार्ज एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक,
और नेगेटिव कब होगा? देखो यार, डेल्टा एच की आपको पता है ना, डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है? जब एनर्जी रिलीज हो रही हो। ये चीज़ें तो आपकी 10th क्लास में भी आ जाती है ना। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जब डेल्टा एच आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज़ है, मोस्टली जब एनर्जी रिलीज हो रही हो तो ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, अगर डेल्टा एस बहुत बड़ा है, लार्ज है और पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल्टा एस क्या है? लार्ज है और नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा कि डेल्टा एच अगर क्या है? पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। और लार्ज है तो यही डिटरमाइन करेगा। तो ये क्या होगा? एंथैल्पी ड्रिवन। क्या होगा? एंथैल्पी ड्रिवन, ठीक है जी। अगर डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है तो प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। और अगर वो लार्ज भी है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ड्रिवन, ठीक है जी, एंथैल्पी ड्रिवन। और ये जो है, इस केस के अंदर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस, है ना। और इस केस के अंदर क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब जब मैं बात करता हूं डेल्टा एस की, किसकी बात करता हूं? डेल्टा एस की। तो ये क्या होता है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हो सकती है? जब डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है और यहां पे क्या है? डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। जब डेल्टा एस पॉजिटिव है और लार्ज है तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्या होगा भैया? स्पॉन्टेनियस। और नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होती है एंट्रोपी, क्या होते हैं इसके फॉर्मूले, इसके ऊपर भी एक वीडियो आपकी बना देंगे यार, है ना। तो ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर और ऑब्वियसली जब ये लार्ज हो जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? एंट्रोपी ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज थी आपकी कॉन्सेप्ट, आपको समझाया। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके अंदर डेल्टा एच क्या होती है? लेस देन 0। अब ये कैसा होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखो अब इसके अंदर क्या भैया, देखो इसके अंदर ना जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है ना तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर घुली हुई जो चीजें हैं वो किस फॉर्म में आएंगी? सॉलिड फॉर्म में आएंगी। किस फॉर्म में आएंगी? सॉलिड फॉर्म में आएंगे। तो मतलब इनके बीच में सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। मेटेलिक तो नहीं कह सकते, मतलब क्या बनेगा? सॉलिड बॉन्ड्स बनेंगे, है ना। तो सॉलिड के अंदर आ जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान देना है कि सॉलिड जो बॉन्ड बनते हैं ना, बॉन्ड बनते हैं तो उसमें क्या होता है? अपने पास एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ऑब्वियसली यार, बॉन्ड ब्रेक दौरान इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को एनर्जी इसको देनी पड़ती है ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। और जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ये बात आपको याद रखनी है, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा केस इसमें क्या है कि देखो जब हम बात करें इसके अंदर एंट्रोपी की, तो ये जो है ना इसके अंदर अब क्या आएगा? अब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब इसके अंदर रैंडमनेस कम होगी। एंट्रोपी बेसिकली क्या डिफाइन करती है? रैंडमनेस डिफाइन करती है। तो डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बिकम मोर ऑर्डर्ड, ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में हो जाएंगे और एक ही जगह पे फिल होंगे, समझ लो, फिट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है? गैसियस मैटर है। अब इस गैसियस स्टेट का जो एक एटम होता है ना फ्री होता है, इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होता है, इधर उधर भागता रहेगा। तो इसकी रैंडमनेस क्या है? ज्यादा है। जैसे ही मैं इसको लिक्विड में लेकर आऊंगा इसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। और अगर सॉलिड में ले आया तो ये बिल्कुल हिल ही नहीं पाएगा, समझ लो। तो इसलिए एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है? एंट्रोपी हो रही है डिक्रीज। तो एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमने कहा था जब डेल्टा एस क्या होती है? नेगेटिव, और जब डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, समझ रहे हो। तो इसके द्वारा किया गया, जब डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, तो इसके द्वारा तो आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इसके द्वारा आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके द्वारा क्या आता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों में से अब मैटर क्या करेगा? अब मैटर करेगा डेल्टा एच। तो ये एंथैल्पी ड्रिवन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये खुद ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हमें गिवन भी है ये चीज, हमें क्या है? गिवन भी है ये चीज। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो क्या है ये? एंथैल्पी ड्रिवन हो गया या एंट्रोपी ड्रिवन हो गया? ऑब्वियसली एंथैल्पी ड्रिवन हो गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आपको इसमें अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव है। और डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से? क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज है ना हमेशा रैंडमनेस में रहनी चाहिए। अब आप हमेशा स्टेबिलिटी में रहना चाहोगे, फ्रीली रहना चाहोगे। अगर आपके ऊपर मैं पाबंदी लगा दूं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली यार आप वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं रहेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है अपने आप से हो जाने वाला, नेचर के अंदर, समझ रहे हो। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। नाउ चलते हैं इसी के बी पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ का बी पार्ट आपको क्या बोलता है? एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar वाटर अंडरगोज फ्यूजन एट 273.1 केल्विन। अब देखो सबसे पहले इसका आप चीज समझो, अपने पास क्या दे रखा है? फ्यूजन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है?
3.1 केल्विन, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात होगी, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस की बात होगी, 273 केल्विन जो है। अब जब 0 डिग्री केल्विन की बात होगी या 0 डिग्री सेल्सियस की बात होगी और 273.1 केल्विन की बात होगी, तो इस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर भी चेंज होता है और लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर भी चेंज होता है। तो यहाँ पे बनता है कि इक्विलिब्रियम। क्या बनता है? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए ना डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0, क्योंकि वहाँ पे फेस इक्विलिब्रियम बन रहा है। डेल्टा जी क्या होता है? 0। अब क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है, तो इसको जब मैं पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू डेल्टा जी का ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इक्वल्स टू टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच, एंड डेल्टा एस की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो डेल्टा एच अपॉन टी, ये अपने पास आ गया। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एच अपॉन टी, और ये अपने को फ्यूजन की अपने को दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर अपने को गिवन है और टेम्परेचर अपने को गिवन है, एंट्रोपी निकालनी है, दोनों चीजें गिवन है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। तो ये आपके पास आ गया आंसर। बस आप में इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना था कि क्योंकि फेज इक्विलिब्रियम है, ये फॉर्मूला तो हमने इतनी बार कर लिया ना यार कि ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको, है ना। और फेज इक्विलिब्रियम क्यों है, चलो ये भी बता देता हूं आपको, और बता भी दिया आपको यार, क्योंकि फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है आपका, सॉरी जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे ना सॉलिड से लिक्विड भी बनता है और लिक्विड से गैस भी बनती है, मतलब बर्फ भी इसी पे जमती है और पानी भी इसी पे बनता है, बर्फ से पिघलता भी यहीं पे। तो दोनों ही आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब वो प्रोसेस भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो फेस इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ गया। तो ये 4th क्वेश्चन था आपका। सो गाइस 5th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है अपने को क्या बोल रहा है? व्हेन विल बी द डेल्टा जी नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन अकरिंग एट अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, तो अपने को डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है। देखो गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 चीजें हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 अलग बात है, एंड डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 0 अलग बात है। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड, क्या होती है भैया? स्टैंडर्ड DRD, है ना। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। चलो दोनों की मैं बता देता हूं आपको एक बार फिर से। एक तो हमने बता भी रखा है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब एक तो अपने पास फेज इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है तो उसका रेट फॉरवर्ड, या भी हम बात करें जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी उसमें रेट ऑफ अपने पास क्या था? फ्रीजिंग, एंड रेट ऑफ मेल्टिंग आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, रेट ऑफ मेल्टिंग। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? MELTING है ना, मेल्टिंग। तो ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग का जो रेट है वो अगर इक्वल हो जाए, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? फॉरवर्ड का जो रेट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो अगर बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस केस में होगा क्या अपने पास? हम 0 को इक्वल पुट कर देंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले में ये इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर, है ना। तो एंथैल्पी चेंज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, इसके इक्वल हो गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड अपन बात करें कि डेल्टा जी नोट जो अपने पास कब 0 होता है। देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है, RT माइनस RT ln K। ये क्या होता है? डेल्टा जी नोट के बराबर होता है। ये जब रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? जब मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे देखो ये वैल्यू अगर 1 होगी ना, रूम टेम्परेचर ये तो 0 है नहीं, टेम्परेचर है ना, R का मतलब टेम्परेचर, ये तो 0 है नहीं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। R इज अ गैस कॉन्स्टेंट, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं है, तो ये वाला 0 होगा। ये 0 कब होगा? डेल्टा जी नोट 0 करने के लिए जब K की वैल्यू क्या होगी? 1। log ऑफ 1 0 होता है ना मेरे भाई, तो K की वैल्यू क्या हो जाए? 1। और यहाँ पे K है क्या इस फॉर्मूले के अंदर? K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है अपने पास वो अगर क्या हो जाए? 0, सॉरी वो क्या हो जाए? 1। 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि log 0 की वैल्यू नहीं होती 0, तो log 1 की वैल्यू होती 0, तो K वैल्यू की हो जाए 1। क्या हो जाए? K वैल्यू 1। तो ये डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
ये बेसिकली किसके लिए दे रखा है, ये डेल्टा जी के लिए इक्वल टू जीरो दे रखा है ना, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो दे रखा है। मैंने डेल्टा जी नोट के लिए भी आपको बता दिया, दोनों के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ का बी पार्ट क्या बोलता है अपने को, कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये वाली, है ना, इसमें अपने को शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। चलो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ एक बार। सो गाइस कोई रिएक्शन है अपने पास, मान लो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है रिएक्टेंट्स, है ना। तो ये अपने पास जो प्रोडक्ट है ना, अब इन प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर दूं, अगर कम कर दूं तो इस तरफ कम हो गई। तो ये मान लो अपने पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, इसको इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, जिसमें आगे भी जा रही हो पीछे भी जा रही हो, तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दूं, देखो यार ए प्लस बी क्या बनाती चली जाएगी, सी प्लस डी बनाती चली जाएगी, है ना, और सी प्लस डी क्या बनाती चली जाएगी, ए प्लस बी। एक टाइम पे ऐसा आएगा जब ये भी उतना ही बन गया होगा, ये भी उतना ही। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने सी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इस साइड कम होगी ना ऑटोमेटिकली, तो ये और बनाने की कोशिश करेगी ताकि इक्विलिब्रियम लेके आए। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी तरफ, समझ लो, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ये बेसिकली कौन बताता है अपने को, ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है, CHATR, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो इस प्रिंसिपल के द्वारा अब देखो, अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो मतलब ये बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, और बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बनाने की जरूरत है, ये बैकवर्ड रिएक्शन फॉर जो होगी ना, ये वाली रिएक्शन जो है ये सक्रिय हो जाएगी, है ना, ये एक्शन में आ जाएगी, और पीछे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर दूं रिएक्टेंट की, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज होती है इसके अंदर, क्या होती है भैया, जैसे मान लो ये जो अपने पास रिएक्शन है ना, ये है एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब इसके अंदर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है ना, तो ये खुद ही हीट अपने को दे रहा है। तो अगर हम इसको हीट दे देंगे, अगर हम इसको हीट दे देंगे, तो ये हीट देने से एक तो ये खुद ही अपने को हीट दे रहा है, तो ये कम टेम्परेचर पे अपना काम कर लेगा, कम टेम्परेचर पे अपना काम कर लेगा, क्योंकि ये खुद हीट हमें बाहर दे रहा है ना। तो इसको कम टेम्परेचर चाहिए, इसको कम टेम्परेचर चाहिए, और हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या रिएक्शन शिफ्ट हो पाएगी आगे की तरफ, आगे की तरफ चल पाएगी नहीं, तो ये बैकवर्ड तरफ शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट शिफ्ट होगी, ठीक है जी। और अगर ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब बेसिकली कि यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड क्या लिखी हो, एनर्जी लिखी हो, प्रोडक्ट की साइड क्या लिखी हो, एनर्जी प्लस में लिखी हो, ऑब्वियसली माइनस में नहीं लिखनी यहाँ पे। तो प्रोडक्ट की तरफ प्लस में एनर्जी लिखी है, इसका मतलब वो एनर्जी हमें दे रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है उसका एनर्जी का, तो हमें मिल रही है एनर्जी, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और उसको अगर हम एनर्जी ना दें, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर को हमने किया कम, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन है, तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। ऐसे ही अगर इसमें टेम्परेचर जो है क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, मतलब एंडोथर्मिक है, हमें हीट देनी है, और हम टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। वही है, अगर कम कर दे, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीज है। अब जैसे मान लो एक और चीज हो सकती है, अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर की बात मैं कर दूं, इस रिएक्शन को चाहिए प्रेशर ज्यादा, इस रिएक्शन को क्या चाहिए, प्रेशर ज्यादा, और हम प्रेशर कम दे दें, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन हम क्या कर दें, और सॉरी प्रेशर हम ज्यादा दे दें और ज्यादा ही चाहिए, तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ लो, ये वाली चीज है। तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है अपने को, इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ SO3, ये अपने पास है। SO3 को जब मैं रिमूव करूंगा, ये SO3 है, SO3 को रिमूव करूंगा तो प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो राइट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, राइट शिफ्ट होगा, है ना। सॉरी, ये तो एडिशन ऑफ O2 है ना, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, प्रोडक्ट अगर रिमूव हो रहा है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे भी राइट ही हो रहा है, एक ही बात है। SO3 था, सॉरी यहाँ पे SO3 लिखो, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2 मतलब O2 बढ़ाना है, मतलब वो वही रिएक्टेंट साइड की ज्यादा बढ़ा दी, तो ये और कोशिश करेगा प्रोडक्ट बनाने की, तो वही राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस केस में भी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज कर दूं, अब टेम्परेचर को मैंने कम किया है, रिएक्शन देखो कैसी है, प्रोडक्ट की साइड अपने पास क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लिखी हुई है, तो एक्सोथर्मिक है, अपने को मिल रही है ना, अपने को मिल रही है, तो वो रिलीज कर रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को कम कर दिया तो भी क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन, और राइट की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है और शिफ्ट राइट। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है अपने को, इसका ए पार्ट जो है, चलिए देखते हैं। हाउ वुड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
ऑफ अ वीक एसिड, मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रखी है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट चेंज विद द डाइल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ठीक है जी। सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ये आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ना। तो चलो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अल्फा जिससे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या होती है भैया? ये होती है जनरली कि कोई सब्सटेंस कितना आयनाइज हुआ है, कितना आयोनाइज हुआ है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको अगर आप डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस आयनाइजेस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये बेसिकली है क्या चीज? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आयनाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या है भैया? तो ये रेशो होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनाइज, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो मैं बात करूं कि 50 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, आयनाइज हुए कितने? 24 हुए, है ना। तो 24 अपॉन 50 क्या हो गया? अल्फा। तो जितनी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब आयनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये अपने पास है CA/C, कंसंट्रेशन की फॉर्म में वही होता है। C एक आयनाइज्ड कंसंट्रेशन है और C इनिशियल कंसंट्रेशन है, वही जो हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन उनकी जो आयनाइज हुए हैं ना। डाइल्यूशन के साथ इसका क्या रिलेशन है ना, कैसे चेंज करती है डाइल्यूशन के साथ, तो ये एक्सप्लेन करने से पहले इसको आप समझो सबसे पहले तो कि डाइल्यूशन जैसे जैसे देखो इंक्रीज होगा ना, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगी वो भी इंक्रीज होगी ली चैटले प्रिंसिपल के द्वारा, जो कि शिफ्ट करती है इक्विलिब्रियम को ज़्यादा आयोनाइजेशन। ठीक है जी। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको अपन समझते हैं। देखो वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे वीक एसिड, वीक बेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि अपने को यहाँ पे भी गिवन है, क्या गिवन है? वीक एसिड गिवन है। ये आयनाइज ज़्यादा होते हैं डाइल्यूट करने पे। ये क्या होते हैं? ज़्यादा आयनाइज होते हैं डाइल्यूट करने पे। अब ज़्यादा आयनाइज्ड होंगे तो CA बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड बढ़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये क्या होगी अपने पास? इंक्रीज होगी। ठीक है जी। गाइज इसको ना एक और तरीके से भी समझ सकते हैं अपन, ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन से। ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ये अपने को क्या बोल रहा है? इसकी भी एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है जो कि अल्फा को भी फाइंड आउट करने में आती है। क्या होती है? अंडर रूट ऑफ K/C। अब देखो यार K/C, C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब उसके अंदर हम चीज़ घोल रहे हैं, उसके अंदर हम चीज़ क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर मैं कंसंट्रेशन को क्या रखूंगा? कम रखूंगा, तो डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब वही है, कंसंट्रेशन कम रखना, उसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर देना। मतलब सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो डाइल्यूशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ और कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन डिक्रीज तो डाइल्यूशन इंक्रीज। अब डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो कंसंट्रेशन डिक्रीज है, तो ये डिनोमिनेटर की चीज है। डिनोमिनेटर की चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है और अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है जी। तो डाइल्यूशन इंक्रीज होने पे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये भी आप बता सकते हो। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है 2 नंबर में, ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को, ये भी आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नाउ इसी का बी पार्ट अपन देखते हैं। नाउ बी पार्ट जो है अपने पास एक न्यूमेरिकल है, बफर सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है गाइस pH इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, जो अपने को बफर के लिए दिया हुआ है, और साथ में अपने पास क्या होती है नीचे? एसिड की कंसंट्रेशन, जो अपने पास एसिड गिवन होता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन। नाउ ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है, सारी चीजें अपने को गिवन है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो pKa वैल्यू दे रखी है, pKa वैल्यू दे रखी है, गिवन है। log 5 की वैल्यू गिवन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्व करके log 5 आना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ HA
बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड है, तो ये हो गई इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है ना, और सोडियम एसीटेट की क्या है 0.5 मोलर, तो ये दोनों हो रखी हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। सोडियम एसीटेट गिवन है तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट की रखेंगे 0.5, यहाँ पे क्या रखेंगे 0.1। तो कुछ नहीं करना अपने को, ये अपने पास फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वैल्यू पुट करनी है। ये आपकी पी के वैल्यू हो गई log ऑफ 0.5 एंड 0.1, ये क्या हो गया log ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है log ऑफ 5 की, ऐड करेंगे दोनों को डायरेक्ट, आंसर आ गया भैया। अब ध्यान से देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि पीएच वैल्यू है ना यार। पीएच वैल्यू क्या होती है, अगर 7 से छोटी होती है तो क्या होता है एसिडिक नेचर होता है, 7 से बड़ी होती है तो क्या होता है बेसिक नेचर होता है, 7 होता है तो क्या होता है परफेक्टली न्यूट्रल होता है। तो इसकी कोई वो थोड़ी होती है, ऐसा यूनिट नहीं होती इसकी। तो ये 6th क्वेश्चन था आपका, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं है यार, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है गाइज। पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ए पार्ट क्या है, राइट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अपने पास अब ये है, इन दोनों की सबसे पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि ये कैसे डिसोशिएट होते हैं। अब आपको डिसोशिएट का मतलब पता होता है, डिसोशिएट का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट से दो आयनिक पार्ट्स में टूट जाना। अब पीबी है, पीबी +2 में और 2Cl- में ऐसे ब्रेक डाउन होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इनकी रिएक्शन आप देख लीजिए, तो ये आपकी है डिसोसिएशन इक्वेशन, PbCl2 जो है Pb2+ एक्वस में और 2Cl- एक्वस में। ऑब्वियसली यार इनके आयन्स जो हैं आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है ना। तो डिसोसिएशन जो अपनी रिएक्शन होती है उसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, KSP। सबसे पहले तो SP ऐसे लिखा जाता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है ना। उसके बाद क्या है, सिर्फ जो अपने पास डिसोसिएट होके आयन्स आए हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, इक्वेशन रिवर्सिबल इस टाइप से भी हो सकती है और ये ऐसे ही भी लिखी हो सकती थी, Pb2+ + 2Cl- गिव्स टू PbCl2। बट इसका भी अगर आप लिखोगे तो ऐसा नहीं कि भैया राइट हैंड साइड जो लिखा है उसी का हम करेंगे, नहीं, हमने इंडिविजुअल आयन्स रखने हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया इसका, बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो लिखना है आपको इसकी कंसंट्रेशन लिख लेनी है, ये जो है आपके पास इसकी कंसंट्रेशन लिख लेती है, इसका स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर नहीं लेना, इसके आगे जो अपने पास स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना वो लेना होता है। जैसे मान लो इसकी बात करें हम, AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसको जब हम आयनिक फॉर्म में करेंगे तो ये क्या है Al+3 एंड 3OH-। अब देखो यहाँ पे OH- के पावर 3 है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन की पावर 3, ठीक है जी। और इसकी Al+3 की क्या है, कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि इसके ऊपर 3 चार्ज है तो इसकी +3 ले लें, नहीं यार ये चार्ज नहीं बात है, इसके आगे का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना वो लेना होता है। नाउ गाइस 7th का बी पार्ट अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, ऊपर वाला यूज होगा इसमें भी, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स Ba+2 बेरियम आयन एंड Sr+2 स्ट्रोंशियम आयंस एट कंसंट्रेशन इनकी गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद विच ऑफ द आयंस वुड प्रेसिपिटेट फर्स्ट, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पहले प्रेसिपिटेट होगा। क्या ऐड करना है अपने को, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना है, क्या होता है K2Cr2O4 सॉरी CrO4 2-, समझ रहे हो। तो ये होता है। नाउ इसकी अपने पास सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी होती है, गिवन क्या क्या है, गिवन आप देख सकते हो KSP दोनों का गिवन है, मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, जो हमने अभी इससे पहले इसी के ए पार्ट में हमने कवर किया था, है ना। उसके बाद जो CrO4 वाली जो रिएक्शन होती है इसका डिसोसिएशन रिएक्शन आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, उल्टी लिख रखी है, इससे पहले वाली में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, चाहे ऐसे लिख रखी हो चाहे ऐसे लिख रखी हो ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड मैंने कुछ नहीं, इंडिविजुअल आयन की हम लिखते हैं। तो इसका KSP कैसे लिखते हैं, इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे साथ में, दोनों का लिखेंगे। ऐसे जब मैं इसकी और इसकी बात करूंगा तो इन दोनों का KSP लिख लेते हैं, चलो यहीं पे, है ना। इन दोनों का जब लिखेंगे तो क्या होगा, Ba2+ + CrO4 2- गिव्स BaCrO4, यही तो है। अब इसके बाद इसकी जब मैं ये लिखूंगा तो क्या आएगा अपने पास, देखो इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे CrO4 की, दूसरे वाले की लिखेंगे उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, दोनों में से जो कम होगा वो इजीली जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये अपना कॉन्सेप्ट इसमें। तो इसमें जब KSP लिखेंगे तो KSP इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा CrO4 2-, है ना। अब जब देखो CrO4 2- की निकालनी है तो KSP डिवाइड बाई Ba+2 कर देंगे 2+ की। अब ये दोनों चीजें तो अपने को गिवन है ना, ये दोनों गिवन है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट इसका। तो गिवन चीजें सबसे पहले तो लिख लो, उसके बाद कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या करना है, पहले BaCrO4- के लिए CrO4 की कंसंट्रेशन निकाली इस फॉर्मूले से, ये गिवन था, वैल्यू पुट करके ये आ गया, है ना। ये अब मैं बता चुका हूँ आपको कैसे है। ऐसे ही फिर स्ट्रोंशियम CrO4 2- CrO4 की में निकालेंगे ना, इसका क्या हो जाएगा
एस आर टू प्लस की कंसेंट्रेशन इन टू, ये था ना इक्वल्स टू के एस पी, टू प्लस है, और साथ में अपने पास क्या था, ये क्या है, सी आर ओ फोर टू माइनस की। अब जब इसकी इसके लिए भी निकालनी है तो ये इसका डिवाइड में हो जाएगा। अब उसके डिवाइड में क्या था, बी ए प्लस टू था, इसके डिवाइड में क्या है, एस आर प्लस टू, तो इसमें इसकी निकल जाएगी कंसंट्रेशन। दोनों में से जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो जल्दी हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें आप चेक करोगे तो इसमें ये आ गया, वैल्यू पुट करके, कुछ नहीं, ये तो गिवन वैल्यू है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जब कंपेयर किया इन दोनों को, हमें क्या किया, इसकी जो प्रेसिपिटेट है फर्स्ट, क्यों, क्योंकि रिक्वायर्स लोअर कंसंट्रेशन, है ना, कम कंसंट्रेशन चाहिए, तो कम कंसंट्रेशन में ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो ये प्रेसिपिटेट होगा पहले। सो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, इनको पढ़िए आप अच्छे से, और एक वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे इन्हीं की। अब गाइज इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जिन बच्चों को पार्ट बी से फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर डर लगता है, हाँ होते हैं कई बच्चे जो उनसे डर जाते हैं कि कैसे रिएक्शंस याद करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस है ना यार बहुत ब्रॉड होता है, समझ रहे हो। तो अगर उससे डर लगता है तो ये आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है, और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ तो यही है कि इंडिविजुअल मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, आपको दोनों में से किसी में से भी कितने भी आ जाए, आपको ओवरऑल 18 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप इनको पढ़िए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।